नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर तेज शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा है सल्तनत काल में, जिसके अंतिम शासक क्यूमर्स थे, जिसे परास्त करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। खिलजियों के द्वारा सत्ता परिवर्तन को कई इतिहासकार, जिसमें के.एस. लाल प्रमुख हैं, खिलजी क्रांति का दर्जा देते हैं। इसका सामान्य अर्थ है जाति व नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति, क्योंकि उच्च समझे जाने वाले इल्बरी तुर्कों के स्थान पर अब निम्न जाति के तुर्क खिलजियों ने सत्ता संभाली। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ भी है, इसमें धर्म का राजनीति से अलगाव इस समय होता है। प्रतिभा या योग्यता के आधार पर राजकीय सेवकों का चयन होता है। प्रशासन का सामाजिक विस्तार होता है। प्रशासन में अब भारतीय मुसलमानों को भी शामिल किया जाने लगा था, अर्थात गैर तुर्कों को भी अब प्रशासन में शामिल किया जाने लगा था। मोहम्मद हबीब एक इतिहासकार हुए हैं। उनके अनुसार तुर्कों का आगमन नगरीय क्रांति को जन्म देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्रामीण क्रांति को भी जन्म दिया गया। खिलजी वंश में हम जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी है, जिनकी नीतियों के बारे में, कैसे उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, राजपूतों व दक्षिण में अपना विस्तार कैसे किया उन्होंने, उनकी बाजार व्यवस्था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब के बारे में हम इस खिलजी वंश में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जिनका समय 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक का रहा है। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा था, तब उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। केकूबाद के समय वह आरिज ममालिक बना और केकूबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी। सुल्तान क्यूमर्स की हत्या के बाद वह शासक बना था, अतः दिल्ली की जनता के भय से वह कई माह तक किलो-खरी के किले में ही बंद रहा और यहीं अपना राज्याभिषेक उसने करवाया। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्याग कर उदार प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी। यह मध्यकाल का पहला शासक था जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया, अर्थात इसने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। तो सल्तनत काल में जनता की इच्छा को अपना आधार बनाने वाला शासन के लिए वे कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी के समय कुछ विद्रोह भी हुए, जिसमें मलिक छज्जू का विद्रोह भी प्रमुख है। इस विद्रोह के दमन के बाद जलालुद्दीन ने इसे माफ़ कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि वह क्षणभंगुर राज्य के लिए किसी मुसलमान की हत्या नहीं कर सकता। एक दूसरा विद्रोह इसी समय हुआ, वह था सिद्दी मौला का विद्रोह, जो कि मूल थे फारसी मूल के दरवेश थे। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई और लोगों ने उसे दिल्ली का शासक बनने हेतु आमंत्रित किया। जलालुद्दीन ने इसे मृत्युदंड दे दिया और
हाथी से कुचलवा दिया। जलालुद्दीन के शासनकाल में ठगों का भी आतंक था, जिन्हें परास्त कर उन्हें माफ़ कर दिया गया और सबको बंगाल भिजवा दिया गया। तो इस तरह से जलालुद्दीन ने विद्रोहियों का दमन किया। चंगेज खां के वंशज उलूग कई मंगोलों के साथ आकर खिलजी राज्य में बस गए थे, जिन्हें नया मुसलमान कहा गया। जिस क्षेत्र में ये लोग बसाए गए उसे मंगरलपुरी या मंगोलपुरी कहा गया। मंगोलों को पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था में जलालुद्दीन खिलजी के समय ही शामिल किया गया। हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पर असफल आक्रमण करने का प्रयास किया। जलालुद्दीन ने रणथंबोर का किला जीतना चाहा। वहाँ का शासक उस समय हमीर देव था, किंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका और कहा कि किसी भी तुर्क के जीवन से यह किला ज़्यादा कीमती नहीं है। मंडोर को जलालुद्दीन ने 1292 ईस्वी में पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जलालुद्दीन के समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा व देवगिरी अभियान किए थे और देवगिरी की विजय के बाद ही कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या कर वह शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 1296 ईस्वी में बलबन के लाल महल में किया था। ये सब तो हम जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ नामक विभाग का सृजन किया या गठन किया, जिसका कार्य था आय व्यय की गणना करना था। तो एक नए विभाग दीवाने वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार ये था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।